जय हिंद स्टूडेंट, दिस इज़ तिवारी सर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैजिकल पॉइंट। जैसा कि आप जानते होंगे कई दिनों से वीडियो नहीं बन रहे थे क्योंकि यहाँ पर लाइट का थोड़ा सा इशू चल रहा था। अब लाइट प्रॉपर आ रही है तो वीडियो आपको कंटिन्यू चैनल पर मिलते रहेंगे। और बच्चों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सर अपने चैनल पर आप वीडियो डालिए और मेरी स्टडी नहीं हो पा रही है, तो आपको वीडियो 2 या 1 वीडियो तो पर डे आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिज्म। और इस टॉपिक में प्रिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन में या किसी भी कंपटीशन में आते हैं तो वो आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट कराए जाएंगे। तो टॉपिक है हमारा प्रिज्म। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? कांच के किन्हीं 2 समतल पृष्ठों के बीच कांच का जो पारदर्शी माध्यम होता है उसी को हम प्रिज्म कहते हैं। तो क्या बताएंगे प्रिज्म क्या है? किन्हीं 2 समतल पृष्ठों के बीच, एक बाईं तरफ कांच का समतल पृष्ठ है, दूसरा ये है, और इन 2 समतल पृष्ठों के बीच जो कांच का पारदर्शी माध्यम है, कांच का पारदर्शी माध्यम, इसी को प्रिज्म कहते हैं। और ये जो समतल पृष्ठ होते हैं, समतल पृष्ठ एक बाईं तरफ होता है और दूसरा क्या होता है, समतल पृष्ठ जो है वो दाईं तरफ होता है। तो किन्हीं 2 समतल पृष्ठों के बीच कांच का जो पारदर्शी माध्यम होता है उसी को प्रिज्म कहते हैं। और ये जो समतल पृष्ठ होते हैं, इन समतल पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और इन अपवर्तक पृष्ठों के बीच में जो यहाँ पर कोण बनता है उस कोण को प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण या इसे अपवर्तक कोण कहते हैं, जिसे ए से डिनोट करते हैं। तो क्या है? किन्हीं 2 समतल पृष्ठों के बीच कांच का जो पारदर्शी माध्यम है उसी को हम प्रिज्म कहते हैं। और इन समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और इन अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो बनने वाला कोण होता है उसी को हम प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं। अब अल्पतम विचलन कोण क्या है? अल्पतम विचलन कोण, ये भी डिफिनीशन एक देख लीजिएगा। किसी भी प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। किसी भी प्रिज्म के लिए कौन सा कोण न्यूनतम होता है? विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। इस न्यूनतम विचलन कोण को ही प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, जिसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। मिनिमम डाइवर्जन एंगल जो होता है डेल्टा एम से लिखा जाता है जिसे। तो किसी भी प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। इस न्यूनतम विचलन कोण को ही हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, जिसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। अब एक न्यू क्वेश्चन है जो कि बहुत पूछा जाता है, किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र बताना होता है या उसके सूत्र का निगमन क्या होगा, वो देखते हैं। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र क्या है? तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र होता है n = sin डेल्टा एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र होता है। इसी फार्मूले को हम प्रूव करेंगे।
तो आइए सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। माना ए बी सी एक कांच का पारदर्शी प्रिज्म है। पहला अपवर्तक पृष्ठ है ए बी का प्रिज्म के लिए, दूसरा अपवर्तक पृष्ठ है प्रिज्म का ए सी। जिस पर कोई प्रकाश किरण चलती है तो किसी भी माध्यम से आने वाली प्रकाश किरण जो होती है वो आपतित किरण होती है, जिसको नाम दिया हमने पी क्यू। और ये प्रिज्म के पहले अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर पड़ती है, जहाँ पर पहला अवलंब खींच दिया N1। ये प्रकाश किरण कहाँ से चल रही है? वायु जैसे माध्यम से चलती है, और वायु से जैसे ही प्रिज्म पर पहुँचती है। प्रिज्म किस चीज़ का बना हुआ है? कांच का। तो वायु विरल माध्यम है, कांच कैसा माध्यम है? सघन। और जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो प्रकाश किरण अवलंब की ओर झुक जाती है। तो जैसे ही ये प्रिज्म पर पड़ती है पहले अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर पी क्यू किरण, तो अपवर्तन के पश्चात ये अवलंब की ओर झुक जाती है और इस तरह से सीधे निकल जाती है। अगर क्यू से ये किरण को आगे बढ़ाते हैं तो ये प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ ए सी पर पड़ती है, और जहाँ पर प्रकाश किरण पड़ती है वहाँ पर क्या खींचते हैं? अवलंब खींचते हैं, नॉर्मल। फिर यहाँ से एक अवलंब खींचा गया, दूसरा अवलंब जो कि N2, और जहाँ पर ये दोनों अवलंब एक दूसरे को काटते हैं वो पॉइंट हमने ले लिया है, लेट कर लिया E। अपवर्तन के पश्चात फिर से यहाँ से प्रिज्म से जब प्रकाश किरण निकलेगी तो प्रिज्म किस चीज़ का बना हुआ है? कांच का। कांच कैसा माध्यम है? सघन। और जैसे प्रिज्म से बाहर निकलेगी विरल माध्यम में, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अवलंब से दूर हट जाती है, अवलंब ये इससे दूर हट जाएगी, तो ये इस दिशा में RS दिशा में मान लिया कि वो निर्गत हो जाती। तो ये आपतित किरण है जो प्रिज्म से निकल गई है, इस किरण को हम निर्गत किरण कहते हैं। ये आपतित किरण और ये अवलंब, आपतित किरण अवलंब के बीच बना कोण होता है आपतन कोण I। ये अपवर्तन कोण हो जाएगा R। प्रिज्म के अंदर आपतन कोण जो लिया है, लेट किया है, वो R'। और ये निर्गत किरण अवलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे निर्गत कोण कहते हैं। ये आपका है निर्गत कोण। E जो है वो आपका निर्गत कोण है। प्रिज्म पर पड़ने वाली आपतित किरण PQ को आगे बढ़ा दीजिए, और निर्गत किरण RS जो पीछे निकल चुकी है इसको आप पीछे बढ़ा दीजिए। ये दोनों किरणें एक दूसरे को D पॉइंट पर काटती है। इन दोनों किरणों के बीच बना विचलन कोण जो है वो डेल्टा है। और एक कंडीशन होती है इसमें, अल्पतम विचलन की स्थिति। अल्पतम विचलन की स्थिति में जो कंडीशन होती है, विचलन कोण डेल्टा का मान अल्पतम विचलन कोण डेल्टा M के बराबर होता है। आपतन कोण I जो है निर्गत कोण E के बराबर होता है, और R की वैल्यू जो है वो R' के इक्वल हो जाती है। ये वाली वैल्यू जो है अपवर्तन कोण इस आपतन कोण प्रिज्म बनने R' के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। इसमें 3 इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे जो कि QRD, त्रिभुज QRD में किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। तो यहाँ वाला एंगल नहीं पता है, ये एंगल I है, ये R है। यहाँ का एंगल अगर निकालना है तो I से R को क्या कर देंगे? लेस कर दीजिए, I माइनस R हो जाएगा। ये वाली एंगल की वैल्यू निकाल लीजिए, अंदर क्या बनेगा? ये आपका निर्गत कोण E है, और ये आप अंदर बनने वाला कोण क्या है? R'। E से R' को घटा देंगे तो ये वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी ये आ जाएगी E माइनस R'। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये एक त्रिभुज बन गया है। किसी त्रिभुज के दो अंतःकोण कौन से हैं? I माइनस R और E माइनस R'। ये दोनों योग होगा, इन दोनों का योग जो होगा बहिष्कोण डेल्टा के क्या होगा? बराबर होगा। तो त्रिभुज QRD में किसी त्रिभुज के दो अंतःकोण बहिष्कोण की प्रमेय से अगर लेंगे तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा आपका I माइनस R प्लस E माइनस R'। I के साथ E को लिख देते हैं, डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस R माइनस R'। माइनस इससे कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा I प्लस E माइनस R प्लस R'। इसको इक्वेशन जो है वो हमने फर्स्ट कह देते हैं। अब दूसरी इक्वेशन जो है, एक चक्रीय चतुर्भुज लेते हैं AQER।
फिर समझ लीजिए एक चक्री चतुर्भुज, पहले त्रिभुज लिया था QRD, अब एक चक्री चतुर्भुज ले रहे हैं AQER। तो चक्री चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज AQER में आपको पता होगा चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो चक्री चतुर्भुज AQER में तो A प्लस E का जो योग होगा वो आपका 180 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा। इसको इक्वेशन जो है हम 2 दे देते हैं। सेकंड, एक त्रिभुज और लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो QER त्रिभुज QER में तीनों अंतः कोणों के योग से त्रिभुज के, तो पहला एंगल आपका R, दूसरा एंगल R डैश प्लस ये आपका E इक्वल में हो जाएगा 180 डिग्री। फिर समझ लीजिए किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180। तो पहला एंगल Q पर R, फिर यहाँ पर E R वाले एंगल पर लिया जो कि R डैश है, प्लस E पॉइंट पर एंगल क्या लिया, E। ये इक्वेशन जो है इसको हम थर्ड दे देते हैं। अच्छा देखिए सेकंड इक्वेशन में 180 के और यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में भी 180 है, तो ये दोनों अगर 180 है तो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से अगर हम बात करते हैं तो आइए ऊपर देख लेते हैं। समीकरण 2 व समीकरण 3 की बात कर रहे हैं। समीकरण 2 व समीकरण 3 से अगर दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल करेंगे तो यहाँ से A प्लस E इक्वल टू 180 था, और 180 की वैल्यू है R प्लस R डैश प्लस E, ये आपकी है। E से E जो है यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो A की जो वैल्यू है वो R प्लस R डैश हो जाएगी। अल्पतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म के अल्पतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म के अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन की स्थिति में जो डेल्टा की वैल्यू थी वो डेल्टा M के इक्वल हो जाती है। विचलन कोण अल्पतम विचलन कोण में परिवर्तित हो जाता है, और I आपतन कोण जो है वो निर्गत कोण E के बराबर हो जाता है, व R का मान जो है R डैश के बराबर हो जाता है। अगर ये वैल्यू जो है ध्यान रखिएगा समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, या लिख दें समीकरण 1 से समीकरण 1 आपको ये है, तो डेल्टा की जगह आपको डेल्टा M रखना है, I प्लस E की जगह भी आपको क्या रखना है, I रख देंगे, और माइनस R प्लस R डैश की जो वैल्यू है वो हम निकाल चुके हैं, प्रिज्म कोण A होता है। तो ये वैल्यू जो है ध्यान रखिएगा इसमें इधर ले आइए, डेल्टा M प्लस A इक्वल टू I प्लस I हो जाएगा 2I। तो आपतन कोण जो है वो I का मान आ जाएगा डेल्टा M प्लस A बाई 2, ये आपका आपतन कोण का मान आ जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, अगर आपसे आपतन कोण न्यूमेरिकल में निकालने के लिए बोलेगा तो आपतन कोण I इक्वल टू होता है डेल्टा M प्लस A बाई 2। अब ये जो हमने निकाला था A इक्वल टू R प्लस R डैश में R डैश बराबर R रखने पर ये कंडीशन जो है अगर इसमें रखते हैं तो अपवर्तन कोण की वैल्यू आ जाएगी रख दीजिए, तब A इक्वल टू R प्लस R, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ पर आपका बन जाएगा A इक्वल टू 2R। तो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण जो है R का मान आपका निकलेगा प्रिज्म कोण A बाई 2, जो कि यहाँ से बन जाएगा A बाई 2। तो आपतन कोण आपका आ चुका था, अपवर्तन कोण ये है।
R इक्वल टू A/2। अब आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R के मान हमें पता चल चुके हैं। अब आपको क्या निकालना है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, और स्नेल का नियम लगाते हैं। यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है तो स्नेल के नियम से, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक स्मॉल n है तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, और स्नेल के नियम से क्या होता है, स्नेल का नियम फिर आप समझ लीजिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी निश्चित तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया sin I तथा अपवर्तन कोण की जया sin R, इन दोनों का अनुपात जो होता है, रेशियो, वो सदैव ऑलवेज कैसा होता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। तो n इक्वल टू होता है sin I अपॉन sin R। ठीक है, यही मान जो होता है वो अपवर्तनांक n के बराबर होता है। तो sin I, अब I व R के मान रख देंगे, I व R के मान रखने पर, I व अगर R के मान रखेंगे तब n इक्वल टू बनेगा आपका साइन डेल्टा m। I की वैल्यू रख दीजिए, I की वैल्यू आपतन कोण हमने निकाला था डेल्टा m प्लस A/2, डेल्टा m प्लस A/2 अपॉन अपवर्तन कोण R का मान जो हमने निकाला है वो क्या है, A/2। तो साइन R की जगह रखेंगे A/2। तो ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप मुझसे। वर्ण विक्षेपण क्या होता है उसको समझ लीजिए। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण है जब सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश, एक क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसे अंग्रेजी के वर्ण क्रम में विबग्योर से लिखा जाता है। वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंग होते हैं सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में। तो जब सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश, जब सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म क्या करता है, इन श्वेत प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में, ध्यान रखिएगा, विभक्त कर देता है। फिर समझ लीजिए, जब सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, ये प्रिज्म है, जब सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में क्या कर देता है, विभक्त कर देता है, और यही घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। जो पर्दे पर 7 रंग होते हैं वो इस तरह से दिखाई देते हैं, विबग्योर, जिसे अंग्रेजी के वर्ण क्रम में लिखते हैं VIBGYOR। तो ये हमारी प्रिज्म से निकलने वाली निर्गत किरणें होती हैं, जो प्रिज्म से बाहर निकल चुकी हैं। तो जब सूर्य, क्या बताएंगे, जब सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म, सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये 7 रंगों में प्रिज्म क्या कर देता है, इन्हें विभक्त कर देता है। यही घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अब बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो कि प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, आपको पता होगी कि जब सूर्य से पृथ्वी पर किरणें आती हैं तो बहुत अधिक दूरी तय करके आती हैं। देख लीजिए, ये सन है, सूर्य से आने वाली जब प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो बहुत अधिक दूरी तय करके आती हैं।
क्योंकि सूर्य से पृथ्वी के बीच में एक ऐसा माध्यम होता है जिसे हम कहते हैं वायुमंडल, और इस वायुमंडल में उपस्थित होते हैं धूल, धुएं व वायु के अणु या कह सकते हो उनके कण विद्यमान रहते हैं, जिससे किरणें जो है इन कणों से टकराती है और सभी दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है। और फैल जाने की जो ये घटना होती है उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहते हैं, होता क्या है, जब सूर्य से आने वाला प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है, जब सूर्य से आने वाला प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें धूल, धुएं और वायु के कण विद्यमान होते हैं, जो कि कौन सा है माध्यम, वायुमंडल का। तो जब सूर्य से आने वाला प्रकाश किसी ऐसे माध्यम जैसे वायुमंडल से होकर गुजरता है जिसमें धूल, धुएं और वायु के कण विद्यमान होते हैं, तो प्रकाश इन कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है, और जो किरणों के फैलने की घटना है उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट तर्क हैं या बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो आप क्या बताएंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना। या ऐसे पूछ लेगा कौन सी घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो आप बताएंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और दूसरा, बादलों का श्वेत दिखाई देना, श्वेत मतलब सफ़ेद दिखाई देना, ये भी कौन सी घटना है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। खतरे के सिग्नल के देने के लिए रात्रि में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ये क्यों, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ज़्यादा होती है, परंतु उसका प्रकीर्णन जो होता है बहुत ही कम होता है। इस कारण ये बहुत अधिक दूर होने पर भी लाल रंग जो होता है हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, इस कारण खतरे का सिग्नल देने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कई सारी घटनाएं हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो पे इसका डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।